सत्येंद्र जैन भले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनके ठाठ में कोई कमी नहीं आने दी और न ही कभी जैन को ये फील होने दिया कि वो जेल में मंत्री नहीं बल्कि एक मामूली कैदी की हैसियत से हैं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने सारे नियमों को तोड़कर सत्येंद्र जैन के लिए हर वो इंतजाम करवा दिया जिससे उन्हें हर किस्म का आराम और सुविधा मिल सके, जैसा जेल के बाहर उन्हें मिलता रहा। इसलिए जेल का पूरा अमला जमला तो उसमें लगा ही था, लेकिन जैन की सेवा के लिए खास तौर से 10 लोगों की एक टीम नियुक्त की गई, जो कमरे की सफाई से लेकर तेल मालिश तक, बाहर से भोजन लाने से लेकर कपड़ों का इंतजाम करने तक में लगी हुई है। बीजेपी ने इस बात का एक नया वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल सरकार को बेनकाब कर दिया। इस वीडियो में जैन के सेल में 2 लोगों को हाउस कीपिंग सर्विस करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही सत्येंद्र जैन जेल अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली भाजपा के नेता हरीश खुराना ने ट्वीट किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल के लाड साहब के ठाठ है। जेल में 10 कर्मचारी काम करते हैं उनकी सेवा के लिए। इस जेल की देखरेख का जिम्मा दिल्ली सरकार के पास है। भाजपा और कांग्रेस दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर जेल में अपने मंत्री को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मुहैया करवाने का आरोप लगा रहे हैं और सबूत के तौर पर वीडियो जारी कर रहे हैं। अब इस मामले में गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल के जरिए तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। अदालत तिहाड़ जेल में वीवीआईपी इलाज कराने के लिए जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को फटकार लगा चुकी है। सूत्रों का कहना है कि जैन को उनके कमरे के अंदर सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए 10 लोगों को नियुक्त किया गया था। इनमें से 8 लोगों ने विशेष रूप से जैन की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा, जिसमें कमरे की सफाई, बिस्तर ठीक करना, बाहर का खाना कमरे के अंदर उपलब्ध कराना, मिनरल वाटर, फल, कपड़े आदि की व्यवस्था करना शामिल था। 2 अन्य लोग पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। इन 10 लोगों के अलावा जैन बलात्कार के आरोपी रिंकू से नियमित रूप से शरीर की मालिश करवा रहे थे। ये भी जांच का विषय है कि ये 10 व्यक्ति जेल के कैदी हैं या कोई बाहरी व्यक्ति जो मंत्री से मिलने की खुली छूट रखते हैं। इसके पहले भी तिहाड़ में सत्येंद्र जैन के करीब आधा दर्जन वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में वे जेल में मसाज लेते हुए दिखाई दिए। बाद में पता चला जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन का मसाज कर रहा है वो कोई थेरेपिस्ट नहीं बल्कि द रेपिस्ट है। उस पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। इसके अलावा एक दूसरे वीडियो में जैन जेल के कमरे में बिस्तर पर खाना खाते हुए दिखे थे। आहार में जैन सलाद और फल ले रहे थे। वहीं दूसरे कैदियों को जेल मैनुअल के हिसाब से भोजन मिलता है। एक वीडियो में जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार सत्येंद्र जैन की कोठरी में बैठे दिखे। भाजपा नेता हरीश खुराना ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था, लो जी, नया वीडियो ईमानदार मंत्री जैन का। जेल मंत्री के दरबार में रात 8 बजे हाजिरी देते जेल सुपरिटेंडेंट। शेयर किया गया वीडियो 12 सितंबर 2022 का है। इसमें दिख रहा है कि जैन 3 लोगों के साथ बैठे हैं। कुछ देर बाद तीनों उठकर चले जाते हैं और जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार वहां आते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इस दौरान जैन बेड पर लेटे रहते हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर वीवीआईपी सुविधाएं देने के आरोप में तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को 14 नवंबर को निलंबित कर दिया गया था। इससे 10 दिन पहले यानी 4 नवंबर को तिहाड़ के महानिदेशक संदीप गोयल को हटाकर उनकी जगह संजय बेनीवाल को लाया गया था। संदीप गोयल के ऊपर तिहाड़ में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 10 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। इस बीच दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें जेल में जैन धर्म के हिसाब से विशेष खान पान की मांग की गई थी। जैन ने जेल में ड्राई फ्रूट्स और फलों की मांग की थी। अदालत ने साफ कर दिया कि सत्येंद्र जैन के लिए भोजन की कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो सकती। उन्हें कैदियों वाला ही भोजन दिया जाएगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, लेकिन उसके पहले ही राजस्थान कांग्रेस टूटने लगी है। वजह ये कि 5 साल के लिए मिली सत्ता के 4 साल कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े को निपटाने में गंवा दिए। बारी चुनावों की है तो कांग्रेस के नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे हैं कि वोट के लिए जनता के पास किस आधार पर जाएंगे। इस वजह से अब नेता कांग्रेस से किनारा करने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयदीप टूडी और पूर्व मंत्री राजकुमार रणवा ने इस्तीफा देकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया। वजह ये कि सरदार शहर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इसके ठीक पहले इन नेताओं के इस्तीफे से कांग्रेस में खलबली मच गई है। बीजेपी में शामिल होते ही जयदीप टूडी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए सीएम गहलोत और पायलट के बीच चल रही लड़ाई में कांग्रेस उलझ कर रह गई है। इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी में आया हूं। जयदीप डूडी ने कहा कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही आपसी लड़ाई में पार्टी और राज्य की जनता का काफी नुकसान हुआ है। मेरा संबंध न गहलोत गुट से था न पायलट कैंप से है। मेरा संबंध मेरे क्षेत्र भादरा की जनता और कार्यकर्ताओं से है, जिसकी पिछले 4 साल से अनदेखी की जा रही है। यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी तक नहीं मिल रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी चौपट है। जयदीप डूडी और पूर्व मंत्री राजकुमार वृणवा सरदार शहर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव हैं, जबकि वृणवा वसुंधरा राज्य के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में मंत्री थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर राजकुमार वृणवा बागी हो गए। इस पर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। वृणवा ने चूरू की रतनगढ़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा। बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को होगी, जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अनिल शर्मा और बीजेपी ने अशोक पींचा को उम्मीदवार बनाया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल का भट्टा बैठा दिया। एक के बाद एक अब तक 10 सीसीटीवी वीडियो फुटेज सामने आए हैं और केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की शाही मसाज से लेकर नवाबी खाने और दरबार लगाने के तमाम वीवीआईपी सुविधाओं से पर्दा उठ गया। लेकिन ये पर्दा उठना गुजरात से लेकर दिल्ली एमसीडी चुनावों तक आम आदमी पार्टी की उम्मीदों का शटर गिरा गया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के स्टिंग ऑपरेशन ने भी गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव में केजरीवाल का नुकसान किया है। जैसे जैसे केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के कारनामों से पर्दा उठता जा रहा है, केजरीवाल और उनकी पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अकेले सत्येंद्र जैन की वजह से एमसीडी और गुजरात चुनावों में आम आदमी पार्टी को तगड़ा नुकसान होने वाला है। एक सर्वे के अनुसार 55% लोगों का मानना है कि सत्येंद्र जैन के वीडियो फुटेज सामने आने और स्टिंग ऑपरेशंस के खुलासों के बाद आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। सर्वे में 55% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में स्टिंग के खुलासों से गुजरात और दिल्ली में दोनों जगह केजरीवाल की पार्टी को नुकसान होगा। दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए हुए सर्वे में बीजेपी को 47% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 35 और कांग्रेस को 16% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 150 से 160 से अधिक सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 90 से 100 और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इससे साफ है कि सत्येंद्र जैन के वीडियो और आप नेताओं के स्टिंग ऑपरेशन ने आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले फेज का चुनाव है और पहले फेज में सौराष्ट्र की 54 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर वोटिंग है। इसके लिए 29 नवंबर को प्रचार का शोर थम जाएगा। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्येंद्र जैन की कई वीडियो फुटेज और आप नेताओं के एक के बाद एक कई स्टिंग वीडियोस जारी किए। इनमें आप नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है। महज एक दिन पहले ममता बनर्जी से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की मुलाकात के बाद बंगाल के राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों ने तो यहां तक दावे शुरू कर दिए कि बंगाल में एक बार फिर से राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं और कहीं अधिकारी भी बीजेपी को झटका तो नहीं दे देंगे। लेकिन अब अधिकारी ने सभी का मुंह बंद करते हुए ये साफ बता दिया कि राजनीति में शिष्टाचार भेंट के भी कुछ मायने होते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से मुलाकात के एक दिन बाद ही उन पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती दे डाली और कहा कि ममता बनर्जी के नाम के आगे जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री लगने वाला है और जैसे नंदीग्राम में उन्हें हराया था वैसे ही आगे भी हराएंगे। यही नहीं, उन्होंने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी के कठपुतलियों को मेरी सलाह है कि जिन्हें दलाल कहा जा रहा है, अगली बार जब कोयला भाइयों आपको झूठे आरोपों के साथ मुझे बदनाम करने के निर्देश दें तो अपना होमवर्क ठीक से करना सुनिश्चित करें, क्योंकि शुरुआत में स्क्रिप्ट इतनी कमजोर थी कि एक बच्चा भी जानता था कि आपकी कहानी नकली है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की एक कथित
कोयला माफिया के साथ कथित तस्वीर ट्विटर पर डाली और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई पर इस मुद्दे से आंखें फेर लेने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जांच एजेंसी सुविधाजनक ढंग से माफिया मंत्री गठजोड़ की अनदेखी कर रही हैं। इससे पहले टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा करते हुए कहा था कि कोयला तस्करी कांड के मुख्य आरोपी विनय मिश्रा के एक करीबी रिश्तेदार के साथ बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने स्पेशल मीटिंग की थी। उन्होंने कहा था कि सीबीआई और ईडी को फौरन इस मामले की जांच करनी चाहिए कि बीजेपी के दिग्गज हिस्ट्री शीटर के साथ फोटो क्यों लेने पड़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि कोयला माफिया के साथ बीजेपी का क्या समीकरण है। इधर इससे पहले महासचिव अभिषेक बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के साथ कोयला कांड के मुख्य आरोपी विनय मिश्रा के संपर्क में होने का दावा कर चुके हैं। अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष के इस दावे पर शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। वहीं ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक दिन पहले इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने एक बैठक में कहा था कि वो मेरा नाम भी नहीं लेना चाहती है और मैंने पश्चिम बंगाल के लिए फंड रोकने के लिए केंद्र को लिखा है। अब कहती हैं कि मैं एक स्नेही भाई की तरह था। बंगाल में ममता बनर्जी का समय खत्म हो गया है। वह जल्द ही पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री होंगी। अधिकारी उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय को लेकर बीजेपी की ओर से आयोजित एक जनसभा में बोल रहे थे। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ विधानसभा में मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच ये बैठकों का सिलसिला करीब 7 मिनट का रहा। मिलने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से इस बारे में संदेश भिजवाया गया था। शुभेंदु अधिकारी के साथ ही विधायक मनोज तिग्गा, बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल ने ममता के साथ विधानसभा में मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद पश्चिमी बंगाल के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, लेकिन अधिकारी ने ममता बनर्जी से हुई मुलाकात को सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट करार दिया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस की तरह अरविंद केजरीवाल को भी तुष्टीकरण की सियासत करने में बहुत मजा आता है। उन्हें लगता है कि उनकी मुफ्त की बेवड़ियों के सहारे बहुसंख्यक तो उन्हें वोट देगा ही, इसलिए तुष्टीकरण के सहारे एक धर्म विशेष के वोटों को भी पक्का कर लिया जाए। लेकिन उनकी यही सोच दिल्ली एमसीडी चुनावों में उनके लिए अब गले की फांस बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दिल्ली के मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। दिल्ली के कई मंदिरों में इस संदेश के साथ पोस्टर्स लगाए गए हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में महज एक हफ्ते का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे के साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ती जा रही हैं। सत्येंद्र जैन के जेल के बाहर आए वीडियोस और नेताओं के स्टिंग ऑपरेशंस ने तो आम आदमी पार्टी को लेकर जनता में छवि को लेकर भट्टा बिठा ही दिया था और अब दिल्ली में मंदिर के पुजारी और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, जिसका अंजाम केजरीवाल को चुनाव में निश्चित रूप से भुगतना होगा। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मंदिर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कई जगह पर आप नेताओं के मंदिर में न घुसने देने के पोस्टर्स लगाए गए हैं। पश्चिमी दिल्ली के कई मंदिरों के बाहर लगे पोस्टर्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रवेश तक को वर्जित बताया गया, जब तक कि वे मंदिरों के पुजारी और सहयोगियों को तनख्वाह नहीं दे देते। मंदिर प्रशासन की ओर से लगे पोस्टर्स में कहा गया है कि जिस तरह मस्जिद के मौलवियों को दिल्ली सरकार धनराशि मुहैया करा रही है, उसी तरह मंदिर के पुजारियों को भी तनख्वाह दी जाए। मंदिर के पुजारियों की क्या गलती है? मंदिर प्रशासन का कहना है कि संविधान में सभी धर्मों के लिए बराबर अधिकार संरक्षित हैं। चर्चा में बने ये पोस्टर्स ज्यादातर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के संसदीय क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन, सुभाष नगर, तिलक नगर, नजफगढ़, उत्तम नगर में देखने को मिल रहे हैं। इन मंदिरों के बाहर सीएम केजरीवाल के नाम संदेश लिखा हुआ है। पोस्टर पर लिखा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप हर महीने मस्जिद के मौलवियों को 42,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, वैसे ही मंदिरों के पुजारियों और सहयोगियों को भी तनख्वाह दो। तब तक अरविंद केजरीवाल का ये आप पार्टी के किसी भी नेता का मंदिर में घुसना मना है। वहीं पश्चिमी दिल्ली के कई मंदिरों के बाहर लगे इस पोस्टर को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की ओर से सोशल मीडिया पर इस पोस्टर के समर्थन में पोस्ट किया गया। इसमें मंदिर के फोटो को ट्वीट कर उन्हें लिखा कि जब तक तनख्वाह नहीं तब तक प्रवेश नहीं। दिल्ली के कई मंदिरों और गुरुद्वारों ने सीएम केजरीवाल के तुष्टीकरण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इसके बाद पश्चिमी दिल्ली के कई मंदिरों के बाहर मंदिर प्रशासन की ओर से ऐसे पोस्टर्स लगाए गए। वहीं बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस मुद्दे पर कहा, ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। दिल्ली सरकार कहती है कि संविधान सेक्युलर तो है,
सिर्फ एक धर्म के लोगों को पैसा कैसे दिया जा सकता है, या तो सबको दिया जाए, नहीं तो किसी को भी नहीं। इसलिए हमने लोगों से अपील की थी कि सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिख दी जाए, मंदिर गुरुद्वारों को हर महीने धनराशि दी जाए। अगर वे 3 दिन के अंदर इस मामले पर नहीं सुनते हैं तो दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर ये पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यकर्ताओं की एंट्री बंद है। बहरहाल कई मामलों में फंस चुके केजरीवाल के लिए ये अब नया मुद्दा बुरी तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने साल 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनाई थी तो वादा किया था कि वो राजनीति बदलने आए हैं और सिर्फ आम आदमी के लिए ही ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन उनके वादों से इतर आम आदमी पार्टी अब खास लोगों की पार्टी बन चुकी है और केजरीवाल ईमानदारी का ढोल एक बार नहीं कई बार फोड़ चुके हैं। वहीं राजनीति बदलने का दावा करने वाले केजरीवाल को अब दागी उम्मीदवारों से भी कोई परहेज नहीं है। दिल्ली एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 45 दागी उम्मीदवारोरों को टिकट दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनावों में 18% यानी 45 आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया और ये सबसे अधिक है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने 250 उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिनमें से 248 स्वघोषित शपथ पत्रों का एडीआर द्वारा विश्लेषण किया गया और उनमें से 18% यानी 45 का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके अलावा आपके कम से कम 8% उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने 250 उम्मीदवारों को खड़ा किया और उसके 27 उम्मीदवार यानी 11% आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं और कांग्रेस ने ऐसे 25 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी से विश्लेषण किए गए 248 उम्मीदवारों में से 45 यानी 18%, भाजपा से 249 उम्मीदवारों में से 27 यानी 11% और कांग्रेस से 245 उम्मीदवारों में से 25 यानी 10% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। गौरतलब है कि 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव में 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर और दिल्ली इलेक्शन वॉच द्वारा 1349 उम्मीदवारों में से 1336 उम्मीदवारों के स्वघोषित शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस साल चुनाव लड़ने वाले कम से कम 139 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6% ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। रिपोर्ट में कहा गया कि केवल एक उम्मीदवार ने हलफनामे में अपने खिलाफ हत्या के संबंधित मामले घोषित किए। एडीआर ने कहा कि 6 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली नगर निगम चुनाव लड़ने वाले 35% से अधिक उम्मीदवार स्नातक हैं, जबकि 4% निरक्षर हैं। वहीं 752 यानी 56% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5 से 12 के बीच घोषित की है। रिपोर्ट के अनुसार आपके 3 उम्मीदवारों पर सबसे अधिक देनदारी है, जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने शून्य संपत्ति घोषित की। एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार, कांग्रेस के एक उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी बसपा के एक उम्मीदवार के पास सबसे कम संपत्ति है। इनमें कहा गया कि भाजपा के 249 उम्मीदवारों में से 162, आपके 248 उम्मीदवारों में से 148 और कांग्रेस के 245 उम्मीदवारों में से 107 ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के नाक की लड़ाई बन चुके हैं। विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद हाल ही में हुए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बुरी तरह हार चुका ये गठबंधन अब इन्हीं उपचुनावों के सहारे अपनी डूबती नैया को बचाने की कोशिश में है। इसलिए मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन की स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि चुनाव से महज 1 सप्ताह पहले इस गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी से पूर्व विधायक रहे सुदेश वर्मा, आरएलडी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और पुराने दिग्गज नेता चौधरी यशवीर सिंह समेत कुल 71 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने इन सभी को मेरठ सर्किट हाउस में भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। खासकर खतौली उपचुनाव से पहले आरएलडी की उम्मीदें बुरी तरह से टूट चुकी हैं। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने वाले यशवीर सिंह बीते कई वर्षों से मेरठ मंडल अध्यक्ष और मेरठ कमिश्नरी के पद पर रहे हैं। इसके अलावा वे क्षेत्रीय अध्यक्ष आरएलडी मेरठ और सहारनपुर मंडल के दायित्व पर भी काम कर चुके हैं। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने इस मौके पर सपा आरएलडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा
कि बीजेपी किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रही, बीजेपी जोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी के तहत आरएलडी, बसपा और दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। इन सभी का भाजपा स्वागत करती है। वहीं उन्होंने खतौली के चुनाव में आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के बयान पर कहा कि चौधरी चरण सिंह का सम्मान है, वह किसानों के मसीहा थे, लेकिन जयंत चौधरी सही रास्ते पर नहीं है। खतौली की जनता ने सब कुछ तय कर दिया है। खतौली में भाजपा की जीत होगी। गौरतलब है कि सपा गठबंधन को उपचुनाव से पहले लगातार झटके मिल रहे हैं। इससे पहले रामपुर विधानसभा में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू सहित उनके कई करीबी नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद रामपुर विधानसभा सीट जीतने के बीजेपी के मौके बढ़ गए हैं। बहरहाल सपा और आरएलडी गठबंधन की मुश्किलें इन उपचुनावों में भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।